वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। जैसे अगर कोई फर्नीचर का बेचने का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर की बाइंग एंड सेलिंग जो है उसकी मेन एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये मेन एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ वह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी दैट कंस्टिट्यूट द प्राइमरी और मेन एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एक्टिविटी होता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है गारमेंट, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल, इनकरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफ गारमेंट एक्सेट्रा, इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। दीज आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, ये मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब इसी से मेन रिवेन्यू आता है, जिसको हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। एंड दिस एक्टिविटी आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है लोग। द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन इंडिकेट द इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल ऑफ द कंपनी। अब कैश फ्लो का जो पोजीशन कंपनी का कैसा है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैसा है, यह कंपनी का इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल बताता है and is regarded as key indicator of the extent to which the operation of the enterprise have generated sufficient cash flow to maintain the operating capability of the enterprise। ये इंडिकेटर एक तरह से है जो बताता है कि कंपनी ने इंटरनली कितना कैश का इनफ्लो किया है, कैश का कितना आउटफ्लो हुआ है। पेइंग डिविडेंड, मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन विदाउट रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस लिए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस से कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है, यह जानने के लिए हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना पड़ता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरली रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट दैट एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करने वाले जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वे सारे ट्रांजेक्शन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। कैश इनफ्लो के कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम सेल करते हैं गुड्स का, सर्विस देते हैं, उससे पैसा आता है, वो इनफ्लो हो गया। रॉयल्टी, फीस, कमीशन, अदर रिवेन्यू से हमें जो इनकम हो गया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया। कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो के एग्जाम्पल्स, कैश पेमेंट सप्लायर को पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट टू इंश्योरेंस enterprise for premium and claim annuity and other policy benefits, cash payment of income tax unless they can be specified identified the financial investing activity, जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं हो ऐसे इनकम टैक्स को अगर हम पे करते हैं तो भी कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। नेट पोजीशन इन सोन एज इन केस ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो भी नेट पोजीशन आता है इनफ्लो और आउटफ्लो माइनस करने के बाद जो नेट पोजीशन आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहलाता है। एन एंटरप्राइज में होल्ड सिक्योरिटी, अब कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, लोन को होल्ड करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब वो शेयर डिबेंचर इस सब में ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे कंपनी के लिए उनके लिए शेयर और डिबेंचर ही इन्वेंट्री है। अगर शेयर और डिबेंचर को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वही उनके लिए इन्वेंट्री है। तो कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ डीलिंग ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऐसे बिजनेस के लिए वही उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसी तरह कैश एडवांस लोन मेड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर कैश का एडवांस देता है, लोन देता है, तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि ये उसका काम है, सिंस दे रिलेट टू मेन एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये फॉर्मेट से आप लोग परिचित हैं, आपको पता है कि किस चीज़ का फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। इसमें जो लास्ट में निकलता है ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस पैसे को क्या किया जाता है, इस पैसे को कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, या तो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या इसमें से बचा के रख लेती है, रिटेन अर्निंग कर लेती है या रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर लेती है, या इसको ऐसे ही छोड़ देती है। इसको अगर ऐसे ही छोड़ देती है तो इसको सरप्लस बोलते हैं। इसमें जो ये नंबर 1 जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कंपनी का मेन रिवेन्यू है। अब एक रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक तरह से इनफ्लो है कंपनी का। अदर इनकम जो होता है वो कंपनी का मेन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, यह
कंपनी का नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उसी तरह एक्सपेंसेस में भी कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के मेन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी के मेन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो पहले हमें ये जानना है कि कौन से कंपनी के मेन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उसको हटाने के बाद ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकलेगा। जैसे अब अदर इनकम में डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट होता है, या माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर टोटल रिवेन्यू में इंक्लूड है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी इंक्लूड है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इंक्लूड है, तो सभी चीज़ में इंक्लूड है। उसी तरह एक्सपेंसेस में भी कुछ आइटम ऐसे होते हैं, जैसे फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर जो भी है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में इंक्लूड होती हैं, तब वो टोटल एक्सपेंस बनता है। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स माइनस करते तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कंपनी क्या करती है? कंपनी या तो डिविडेंड देती है या उसमें से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद जो बच जाता है उसको कंपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करती है और उसको लिखती है सरप्लस, रिजर्व इन सरप्लस की कैटेगरी में उसको लिखती है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ है और अदर इनकम 50,000 है। टोटल रेवेन्यू 1,50,000 हो गया। इसमें ये जो कंपनी के रेगुलर एक्सपेंसेस है मान लेते हैं वो 20,000 है, फाइनेंस कॉस्ट 1,000 है, डेप्रिसिएशन 2,000 है और प्राइमरी एक्सपेंसेस 3,000 है मान लेते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद 26,000 माइनस करेंगे तो 1,24,000 आ गया। इसमें से टैक्स मान लेते हैं, टैक्स 20,000 है, टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,04,000। अब डिविडेंड इसमें से पे कर दिए 54,000, तो इधर के लिए मान लेते हैं 54,000 डिविडेंड पे कर दिया है और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है 10,000। तो अल्टीमेटली लास्ट में 40,000 बचा है। अभी जो 40,000 है ये सरप्लस है। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट देगा और बैलेंस शीट में आपको क्या मिलेगा? सरप्लस मिलेगा 40,000। अब इस सरप्लस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो नहीं है, ये सरप्लस के अंदर बहुत सारी चीज़ें माइनस करने के बाद ये आई है, माइनस प्लस करने के बाद आया है, तो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो नहीं है। तो हमें तो चाहिए होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो हमें सबसे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो अब जैसे ये 40,000 है, इस 40,000 से हमें 1,24,000 पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सरप्लस हमें दे दिया गया 40,000, अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 40 से 1,24,000 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जितना भी हमने माइनस किया है उससे हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या क्या हमने माइनस किया? 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, उसको माइनस किया, उसको भी प्लस करना पड़ेगा। फिर डिविडेंड जो हमने पेड किया है 54,000 उसको भी प्लस करना पड़ेगा। टैक्स हमने पेड किया 20,000 उसको भी प्लस करना पड़ेगा। तो इस सब को हम जब प्लस करेंगे तब हमारा आ जाएगा 1,24,000 आ जाएगा। तो ये हमारा निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकला वो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं जो ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं हैं और नॉन ऑपरेटिंग के पार्ट हैं, तो उनको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें ऑपरेटिंग तक पहुंचने के लिए हमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो हैं अगर वो माइनस हो चुका है तो उसको प्लस करना पड़ेगा और प्लस हो चुका है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, डेप्रिसिएशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, ये सब चीज़ माइनस हो चुका है तो इसको हम प्लस कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। तो 1,30,000 हो गया। और डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, रिसीव, प्रॉफिट ये सब माइनस प्लस हुआ है, इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो अब जो 80,000 आया हमारा ये निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमारा 80,000 रुपीज़ जो आ रहा है यही हमारा कैश इनफ्लो है।
कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमारे पास जो भी सरप्लस दिया होगा उसमें से हमें टैक्स, डिविडेंड और टैक्स, डिविडेंड और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। फिर उसमें से हमें जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है उसको भी प्लस करना पड़ेगा, और जो इनकम है, अदर इनकम, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें DTT प्लस करना है, दैट इज डिविडेंड, टैक्स एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसको प्लस करना है। फिर जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम जब निकाल लेंगे तो उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है उसको प्लस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उसको माइनस करेंगे, तब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो इसके लिए कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है उसको समझना ज़रूरी है। यहाँ देख लेते हैं, पहले नेट प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स हमें निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, उसमें डिविडेंड प्लस कर लेंगे, जो भी डिविडेंड प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड जो मेड हुआ है उसको प्लस करेंगे, या इंटरिम या फाइनल डिविडेंड जो पेड हुआ है उसको प्लस कर लेंगे, टैक्स जो हमने पेमेंट किया उसको भी प्लस कर लेंगे, जनरल रिजर्व में जो हमने ट्रांसफ़र किया उसको भी प्लस कर लेंगे, अगर टैक्स का कुछ रिफंड हुआ है तो उसको माइनस कर लेंगे, तब जो आएगा वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लॉस भी हो सकता है। अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, उल्टा करना है, जो भी माइनस होता है उसको प्लस कर लेना है, जो प्लस होता है उसको माइनस कर लेना है। तो डेप्रिसिएशन हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन ऑपरेटिंग है, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेड, इस सबको हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद फिर इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको माइनस कर लेंगे, तो डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिटर्न बैक। अगर प्रोविजन बढ़ता है तो यहाँ लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट घटता है तो यहाँ लिखेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा निकालना मेन काम है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, उसके बाद उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, किस तरह क्या क्या ऐड होगा, सिंपल है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें DTT याद रखना है कि DTT को ऐड करना है, और उसके बाद हमें जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा तो हमें दिलीप को ऐड करना है। नाम इजी नाम है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। और फिर लेस क्या करना है, हमें ड्रिप को लेस करना है, ड्रिप। अब कैसे, इसको हम एलोबरेट कर देते हैं। D फॉर डिविडेंड, DTT बोले हैं, D फॉर डिविडेंड, T फॉर टैक्स और फिर T फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये तीनों को हमें प्लस कर लेना है। फिर दिलीप मीन्स D फॉर डेप्रिशिएशन, E फॉर इंटरेस्ट, I फॉर इंटरेस्ट, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, I फॉर इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, P फॉर प्राइमरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, PDD मेड। तो ये दिलीप हो गया, दिलीप को ऐड कर देना है। ड्रिप, D फॉर डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ड्रिप को हमें लेस करना है, दिलीप को ऐड करना है और DTT को भी ऐड करना है। तो DTT और दिलीप को ऐड करेंगे और ड्रिप को जब हम लेस करेंगे तो हमारा निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये तो शॉर्ट याद करने के लिए मैंने इसको एक्रोनिम बनाया है ताकि आप याद कर सकें। अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकलेगा, उसके बाद उसमें डिक्रीज इन करेंट एसेट, करेंट एसेट डिक्रीज होने से, करेंट एसेट डिक्रीज हुआ मतलब करेंट एसेट हमने बेच दिया तो इनफ्लो हुआ, इसलिए इसको प्लस करेंगे। उसी तरह इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो उसको हम, उसमें भी इनफ्लो होता है इसलिए इसको प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स क्योंकि इसमें आउटफ्लो होगा, और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी तो इसको हम माइनस करेंगे। तो हमारा निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब इसमें से इनकम टैक्स पेड करेंगे, लेकिन टैक्स रिफंड माइनस करने के बाद, पे करने के बाद जो आएगा उसको माइनस करके उसके बाद आ जाएगा नेट कैश
यूज्ड इन नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ ध्यान देना है कि करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, उसमें कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस नहीं आना चाहिए, करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना चाहिए। और दूसरा है करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मेट का हमने डिस्कशन किया। अब इसमें कुछ चीज़ और समझना है, जैसे कि टैक्स के बारे में। टैक्स आपने देखा होगा, यहाँ ऊपर भी टैक्स लिखा हुआ है, नीचे भी टैक्स लिखा हुआ है। तो इस टैक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन केस टैक्स इन्फॉर्मेशन गिवन इन एडजस्टमेंट ऑनली, अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में टैक्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द सेम अमाउंट विल बी एज्यूम्ड एज टैक्स पेड, उसी को टैक्स पेड भी मानेंगे, उसी को टैक्स मेड भी मानेंगे। मतलब उसी अमाउंट को यहाँ ऊपर भी लिखेंगे और यहाँ नीचे भी लिखेंगे। अब इन केस ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन गिवन बैलेंस शीट ऑनली, बैलेंस शीट में सिर्फ अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के दिया होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, लास्ट ईयर जो हमने प्रोविजन किया था उसको इस पेड मानेंगे, और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स को हम मेड मानेंगे। इफ इंफॉर्मेशन गिवन इन बोथ, बैलेंस शीट में भी दिया है और एडजस्टमेंट में भी दिया है, अगर ऐसा हुआ है तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर हम इस तरह बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, फिर जो टैक्स मेड है उसको यहाँ लिखेंगे, तो पेड निकल जाएगा, या पेड दिया होगा तो मेड निकल जाएगा। फिर मेड जो होगा वो इसको ऊपर में यहाँ पे ऐड करेंगे और पेड को नीचे लेस करेंगे। तो ये तो हो गया टैक्स का, और सब डिस्कशन पहले भी हो चुका है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स अभी हमने डिस्कस कर लिया। डिविडेंड का ट्रीटमेंट का डिस्कशन हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर लिया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड से रिलेटेड सब टॉपिक डिस्कस हो गया है। जनरली जब का अगर डायरेक्ट दिया होगा तभी हम एज्यूम करेंगे, अदरवाइज इसको एज्यूम नहीं करना है। अब आते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात, ये तो टैक्स एंड डिविडेंड की बात हो गई। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात अगर हम करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका डिस्कशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने कर लिया है। मतलब अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका भी डिस्कशन हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर लिया है। और ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसके लिए हमने लेजर बनाया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिस्कस हो चुका है। इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ कैसे पता करेंगे, यदि वैल्यू डिक्रीज होता है तो इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ होगा। ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, यदि वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसको रिटर्न ऑफ मानेंगे। उसी तरह नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ से मिलेगा हमें, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट ये सब कहाँ से मिलेगा, ये डायरेक्टली दिया रहेगा एडजस्टमेंट में। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसके लिए तो हम लेजर बनाते ही हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 10 लाख, एक्सपेंसेस दिया हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, 1,40,000। इसमें और कुछ तो है नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, तो डायरेक्ट 1,50,000 हम लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिलीप को ऐड करते हैं। दिलीप में डेप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ है 25,000, तो 25,000 डेप्रिसिएशन हम इसमें प्लस कर दिए। आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं है क्वेश्चन में। फिर दिलीप में DILIP होता है ना, DILIP डेप्रिसिएशन हो गया। आई फॉर इंटरेस्ट, एल फॉर लॉस, लॉस के बारे में भी कुछ नहीं दिया है। आई फॉर इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ की भी नहीं दिया है। पी फॉर प्रॉफिट ऑन प्राइमरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ वो भी नहीं दिया हुआ है। तो हो गया, इतना ही आइटम आएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे। फिर लेस में डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ड्रिप की बात करते हैं तो वो भी इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये फाइनल, ये कुछ भी नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया 1,75,000। डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब देखते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन करेंट एसेट 30,000, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स 30,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करेंट एसेट्स है लेकिन इंक्रीज हुआ है 5,000, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है 5,000। उसके बाद दिया है ट्रेड पेएबल्स इंक्रीज बाय 15,000, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है 15,000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज 3,000, करंट लायबिलिटी फिर इंक्रीज हुआ 3,000। 30 + 15 45 48,000।
और माइनस होगा 5000। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अब यहाँ पे इनकम टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 2,18,000। इनकम टैक्स तो है नहीं, तो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 2,18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 2,000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद 10,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन तो हम ऐड करते ही हैं, डेप्रिसिएशन 2,000 हम ऐड कर लेंगे इसमें, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद यहाँ करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले ये 16 है, ये 17 है, तो ट्रेड रिसीवेबल 14 15 हो गया। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स 1,000, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स 1,000। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,000 से 1,200, प्रोविजन मेड हो गया 200, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में यहाँ 200 लिख देंगे। उसके बाद है ट्रेड पेएबल, करेंट लायबिलिटी है 13 से 15, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 2,000, तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी यहाँ 2,000। उसके बाद है सॉरी इन्वेंट्रीज 5 से 8 हो गया, इन्वेंट्री करेंट एसेट्स है, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट 3,000, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स 3,000। देन अगेन अदर करेंट एसेट्स 10,000 12,000, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट 2,000, इंक्रीज इन करेंट एसेट 2,000। उसके बाद दिया है एक्सपेंसेस पेएबल, ये करेंट लायबिलिटी है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 500। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट्स है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स 1,000। उसके बाद एक्रूड इनकम, पैसा मिलेगा, करेंट एसेट्स है, इंक्रीज इन करेंट एसेट 1,000, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स 1,000 नीचे आएगा। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए करेंट लायबिलिटी है, तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 2 से 1 हो गया, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 1,000, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 1,000। तो इस तरह हम इसको डिक्रीज इंक्रीज कर लेंगे, तो ऊपर आ गया 3,500, और 3 + 1 4 5 6 7 8, 8,000 माइनस में आ गया। अब यहाँ पे 10,000 + 2,000 12,200 माइनस प्लस 3,500, तो 15,700, 15,700 से 8,000 जाएगा, तो 7,700। उसके बाद टैक्स पेड माइनस करते नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया 7,700 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स लिमिटेड, इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, चार्ल्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20,000 एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। तो ये प्रॉफिट है 1 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 30,000 दिया हुआ, उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन 20,000, डेप्रिसिएशन तो यहाँ ऊपर नहीं आएगा, यहाँ नीचे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दिया है द गुडविल अमोर्टाइज 7,000, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ 7,000, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ 7,000। उसके बाद दिया है एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000 है। उसके बाद है other information available to you, changes in the value of current assets and current liability are trade receivable show or increase 3,000, trade receivable current assets है, current assets increase 3,000, तो increase in current assets 3,000। again trade payable that is current liability increase 6,000, तो current liability increase 6,000। again prepaid expenses current asset increase 200, current assets increase 200। again outstanding expenses current liability decrease of rupees 2,000, तो current liability decrease 2,000।
डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी 2000, एज सर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस क्वेश्चन खत्म और कुछ नहीं है। तो हम इसको फाइनलाइज करते हैं। 1,30,000 यहाँ पे आ गया। 1,30,000 में 20 ऐड होगा, 7 ऐड होगा, तो 1,57,000 हो गया। 57 से 3 जाएगा तो 1,54,000 हो गया। अब इसमें 6,000 प्लस हो जाएगा 1,60,000, और 5,200 माइनस हो जाएगा। तो 5,200 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1,54,800। अब इनकम टैक्स इस क्वेश्चन में है नहीं, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 1,54,800। एनसीईआरटी का एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3। इसमें पहले देख लेते हैं, यहाँ टैक्स के बारे में दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 8,000 दिया है। तो पहले एक टैक्स का लेजर बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का। ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 13,000। टैक्स मेड है, पीएल में टैक्स मेड किया हुआ है 8,000, तो 18 हो गया। 18 से 13 जाएगा 5, तो ये टैक्स पेड हो गया टू बैंक, टैक्स पेड। तो टैक्स मेड है 8,000 और टैक्स पेड है 5,000। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,000 दिया हुआ है, तो 2,000, और इसमें 2,000 में टैक्स मेड हमारा निकला है, टैक्स मेड 5,000 निकला है। सॉरी, टैक्स मेड दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी, टैक्स मेड दिया है 8,000। 8,000 इसमें ऐड करेंगे तो 10,000 आया। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ था 5,000, तो डेप्रिसिएशन 5,000 ऐड करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद और क्या है, इंटरेस्ट के बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है 3,000, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट लिखेंगे हम 3,000। इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ में गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, गुडविल एमोटाइज 2,000 दिया है, तो 2,000 देंगे। प्राइमरी एक्सपेंसेस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो नहीं होगा। इनकम टैक्स रिफंड 3,000 है, ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स रिफंड 3,000 है, तो इनकम टैक्स रिफंड भी यहाँ ऊपर माइनस होता है। इनकम टैक्स रिफंड भी ऊपर माइनस होता है, तो ऊपर ये 3,000 और माइनस हो जाएगा, तब ये 7,000 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग प्लस वाले आइटम में, माइनस वाले आइटम में देखते हैं। डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे रेंट तो है लेकिन रिसीव नहीं है, डिविडेंड रिसीव नहीं है, रेंट रिसीव भी नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव भी नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीनरी दिया है 2,000, 2,000 प्रॉफिट दिया है, तो 2,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा 2,000। अब एडजस्टमेंट में और सब चीज़ें देखते हैं। रेंट पेबल लाइबिलिटी है 2,000 से 2,005, करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है 500, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी 500। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, ये भी करेंट लाइबिलिटी भी 4,000 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी 4,000। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल 15 से 21 हो गया है, तो 6,000 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स 6,000 इंक्रीज हुआ है। उसके बाद है इन्वेंट्री 25 से 22 हो गया, तो करेंट एसेट्स डिक्रीज हुआ है 3,000, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स 3,000, 7,500 प्लस और 6,000 माइनस। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स पेड कितना निकला है, इनकम टैक्स पेड 5,000 निकला है, तो 5,000 में आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स रिफंड 3,000 है,
इसको डिडक्ट करने के बाद हमारा 2000 आएगा, 2000 लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7000 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 16 17, फिर 2000 माइनस तो 15 आ गया, फिर 15 से 7500 प्लस करेंगे तो 22,500, 15,000 प्लस 7,500 22,500, 22,500 से 6,000 जाएगा तो 16,500 होगा। 16,500 से 2,000 हम यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14,500। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 14,500। तो इस तरह हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। इसी के साथ ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।